सुनीता की नई नई शादी हुई थी। परिवार संयुक्त था। सास ससुर, पति राजेश, जेठ जेठानी, उनके 2 और 4 वर्षीय 2 बच्चे, साथ ही एक देवर भी है। सुनीता शुरू से ही स्वभाव की बहुत सरल और सौम्य प्रवृत्ति की रही है। पीहर में भी अपनी भाभी से कभी किसी बात पर तू मैं नहीं हुई। रसोई में आसानी से अपनी भाभी का हाथ बटाती थी। जैसा भाभी कहती वैसे ही उनके कामों में मदद करा देती थी। यही रवैया उसके ससुराल में भी रहा। सास बिमला ने पहले ही दिन बता दिया था, बड़ी बहू के पास तो बच्चों का काम रहता है, इसलिए ऊपर के काम तुम संभाल लिया करो। सुनीता को इससे कोई परेशानी नहीं थी। ससुराल में नहा धोकर ही लगने का कोई झंझट तो था नहीं, इसलिए सुनीता उठकर पहले कपड़े धोने की मशीन लगा दिया करती थी। पहले उसमें बच्चे के कपड़े, फिर सफ़ेद कपड़े, उसके बाद रंगीन कपड़े और आखिर में रसोई तथा डस्टिंग के कपड़े चलाती थी। इन सब का मशीन में बारी बारी से धोने का काम उसी का था। मशीन दूसरी मंजिल पर थी और रसोई पहली मंजिल पर। ऐसे में बार बार कपड़े बदलने के लिए उसे कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। घर में ही अनाज पीसने की मशीन लगा रखी थी, इसलिए बीच बीच में वॉशिंग मशीन से जैसे ही समय मिलता वह अनाज पीसने लग जाती। पहले ये काम घर की बड़ी बहू गीता 7 दिन में एक बार करती थी और पूरा दिन उसी में निकाल देती थी, और उस दिन वह घर का और कोई दूसरा काम नहीं करती थी। जब से सुनीता आई है, सासू जी ने आदेश दिया है कि अब से रोज घर में ताज़ा अनाज ही पीस कर खाया करेंगे। इधर अनाज के काम से फ्री होती तो रसोई में जाकर सब्जियां धोने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, और सर्दियों में तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती। पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, कितनी हरी सब्जियां थी जिनको धोने में बहुत सारा समय लग जाता था, लेकिन सुनीता एक काम भी बड़ी खुशी खुशी करती थी। साथ ही चावल बनाने हो या रोटी बनानी हो, उसके हिसाब से ही वह शुरू की सारी तैयारी कर ही देती थी। और फिर नहाने से पहले पूरे घर की डस्टिंग भी उसके जिम्मे ही थी। 10 बजे तक वह इन सब कामों से फ्री होती तो उधर कपड़े मशीन में धुल चुके होते। अब उनके सुखाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। छत पर जाकर 3-4 बाल्टी कपड़े सुखा कर आना, यह काम भी वही करती थी। उधर 10 बजते ही गीता रसोई में घुसती। सारी तैयारियां उसे पहले ही मिलती और वह सब्जी तथा रोटियां बनाकर रसोई से रवाना हो जाती। सुनीता अपने नहाने धोने के काम से फ्री होकर वापस रसोई में आती और रसोई का चौका लगाती। दिन में फिर वही चक्कर शुरू हो जाते। 4 बार चक्कर लगाकर जिन कपड़ों को सुखा कर आती थी, अब उन कपड़ों को वापस भी तो लाना होता था। कौन से किसके कपड़े हैं उनको छांटना और प्रेस के कपड़ों को प्रेस में देना। प्रेस होकर जब कपड़े आ जाए तब सबके कपड़े उनके कमरों तक पहुंचाना, यह सब भी सुनीता ही करती थी। थोड़ा बहुत दिन में सोने का वक्त मिलता। सुबह गीता छोटे बच्चे का काम में व्यस्तता की वजह से रसोई में समय पर नहीं आती, और शाम को बड़े बच्चे की पढ़ाई लिखाई का बहाना लेकर वह जल्दी से रसोई में नहीं आती। सुनीता फिर वही शाम के खाने की तैयारी कर देती और गीता अंत में आकर सब्जी और रोटी बना देती, और फिर अंत में सुनीता ही चौका लगाती। यह सब महीनों तक चलता रहा। सुनीता की भाभी उससे अक्सर बोलती, दीदी आप बहुत भोली हो। अच्छी बात है आप ससुराल में सास जो कहती है वही काम कर लेती हो, लेकिन अपनी कीमत कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए। आप हमेशा सारे ऊपर के काम ही निपटाती रहती हो और खाना बनाने का काम हमेशा आपकी जेठानी करती है। भाभी की बात सुनकर सुनीता हंस देती। भाभी आप भी कैसी बातें कर रही हो, हमारे घर में दोगलापन जैसा कुछ भी नहीं है। भाभी के पास तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, और आपको तो पता ही है मुझे तो हर काम में ही बहुत खुशी मिलती है। सुनीता से ऐसा जवाब सुनकर उसकी भाभी भी चुप हो जाती। एक दिन घर में बहुत ही खास मेहमान आए। बहुत सी तैयारियां हुई और एक बार फिर सुनीता ने सारी शुरुआती तैयारियां कर दी। गीता फिर आखिरी समय पर आई और सब्जियां बनाने लगी। जैसे ही मेहमान आए उसने पहले से पूड़ियों के लिए बनी हुई गोलियों से
गरम गरम पूरी बनाना शुरू कर दिया और मेहमान के सामने इस तरीके से प्रस्तुत होने लगी जैसे कि सारा खाना उसी ने बनाया है। सुनीता अभी भी रसोई के अंदर ही काम का प्रबंध करती रही। जब मेहमानों ने दोनों बहुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करी तो सास ने बढ़कर कहा, मेरी बड़ी बहू गीता के हाथों में तो जादू है। वह तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि सभी अंगुलियां चाटते रह जाते हैं। बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे गीता जैसी बहू मिली। उन्होंने सुनीता के लिए एक शब्द तक नहीं बोला, जबकि रोटी सब्जी बनाने की सिवा गीता ने और किया ही क्या था। घर के प्रत्येक कोने कोने की साफ सफाई, डाइनिंग टेबल और कुर्सियों पर नए मैट्स लगाना, जगह जगह पर तरह तरह के फूलों से फूलदान को महकाना, सभी कमरों की चादर बदलना, बच्चे इधर उधर खेलकर जो खिलौने फैलाते रहते थे उन्हें बारी बारी से समेटते रहना। इसके साथ ही रसोई की भी सारी तैयारियां जैसे कि सब्जी सुधारना, धोना, आटा लगाना, कांच का डिनर सेट पोंछ कर तैयार करना, सब कुछ उसने ही तो किया था। लेकिन सास एक बार भी गलती से भी अपने मुंह पर सुनीता का नाम नहीं लाई। पीहर में जब उसकी भाभी को यह बात पता पड़ी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक बार फिर सुनीता को समझाने की कोशिश करी, मैं तुम्हें शुरू से कहती आई हूँ, घर में अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, खास तौर पर वहाँ जहाँ पर देवरानी जेठानी साथ में हो। अभी तो केवल एक जेठानी है, बाद में तुम्हारी देवरानी भी आएगी। कब तक केवल घर के ऊपरी काम ही करती रहोगी। सास को बोलो हर बहू में काम को बराबर बराबर का बांटे। सुनीता ने भाभी की बात को फिर हल्का लिया। दिन ऐसे ही निकलते रहे और एक दिन सुनीता ने भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन सुनीता की दैनिक दिनचर्या अभी भी वैसे ही थी जैसे पहले थी। सुनीता को अब थकान रहने लगी। पहले जैसी दौड़ भाग उससे नहीं हो पा रही थी। छत पर जाकर बार बार चक्कर लगाने में उसे खुद को चक्कर आने लग जाते। अनाज पीसते वक्त भी अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी। जब उसने इसकी शिकायत अपने पति राजेश से करी तो राजेश ने अपने मम्मी को यह बात बताई। राजेश की बात समझने की बजाय उसकी माँ उससे ही गुस्सा हो गई। ऐसा काम ही क्या करती है सुनीता जो वह थक जाती है। सारा काम तो बड़ी बहू ही करती है। दोनों टाइम खाना वही तो बनाती है। सुनीता तो केवल ऊपर के काम संभालती है। उन कामों को करने में भला काहे की थकान। और वैसे भी सुनीता को तो शुरू से यही काम पसंद है। उसकी इतनी मेहनत, इतने काम का यह परिणाम उसने सोचा भी नहीं था कि घर में इस तरीके से उसे स्थान दिया जाएगा। अपने पति और सास की बात सुनकर उसे महसूस हो गया था कि अपने लिए घर में इज्जत बनवाना राजेश की बस की बात नहीं। ये सब बातें सुनकर अब सुनीता से रहा नहीं गया। हर बार वह हर बात हल्के में लेती और अपनी भाभी के समझाने पर भी समझती नहीं थी। सही कहा था भाभी ने, अपनी कीमत खुद को ही बनानी पड़ती है। वह जिन कामों को अपने घर का काम समझकर करती थी उन्हीं कामों के लिए सास कह रही है कि उसे तो यही काम करने पसंद है। मैंने खुद ने ही इस घर में यह तस्वीर बना ली है। लेकिन आज बात उसके होने वाले बच्चे की भी थी। आखिर उसकी थकान और उसके ऐसे शरीर का असर तो उसके बच्चे पर ही पड़ेगा। आज अगर मेरी इस घर में इज्जत नहीं होगी तो मेरे होने वाले बच्चे को भी इसी तरीके से बेइज्जत किया जाएगा। उसी समय सुनीता ने कुछ निर्णय लिया। अगले दिन न उसने कपड़ों की मशीन चलाई, न उसने अनाज पीसा, न घर की साफ सफाई करी। अपने कमरे में से ही वह नहा कर ही बाहर आई। पिछले दिन का पिसा हुआ थोड़ा सा आटा लिया और थोड़े चावल लेकर उसने उसी में तैयारी शुरू कर दी। सब्जी सुधारी और उसी समय सब्जी बना भी दी और ये सारी तैयारी कर अपने कमरे में चली गई। जब जेठानी का रसोई में आने का समय हुआ तो सारा खाना बना देख उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसी समय उसने घर में हंगामा मचा दिया। गीता की इतनी तेज आवाज़ सुनते ही सभी घर वाले हॉल में एकत्रित हो गए। क्या हुआ गीता, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह इस तरीके से? देखिए ना मम्मी जी, आपकी छोटी बहू ने क्या किया है। खाना बनाकर चली गई और चौका मेरे लिए छोड़ दिया। गीता रूठते हुए बोली, सुनीता तुम्हारा तो ये काम नहीं है,
तुमने आज गीता का काम क्यों किया? और ना तो आज कपड़े धुले हैं, ना घर में डस्टिंग हुई है, ना ही आज का अनाज पीसा है। वह सारे काम कौन करेगा? मम्मी जी, अब से ये सारे काम भाभी किया करेंगी। मैं तो अब रसोई में रोटी ही बनाऊंगी। गीता कैसे कर सकती है? उसके पास तो बच्चे हैं, बाहर नहीं तो क्या शरीर के अंदर तो पल ही रहा है। मुझसे अब 4-4 मंजिल के चक्कर नहीं लगाए जाते हैं, ना मुझसे अब अनाज पीसा जाता है। लेकिन गीता ये सब काम करेगी तो थक नहीं जाएगी? आप ही तो कह रही थी कि कल की मैं करती ही क्या हूँ? आखिर मुझे किस बात की थकान? मेरे काम में तो थकान नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आपकी बड़ी बहू इन कामों को करने में क्यों थकेगी? अब से मैं रसोई में केवल और केवल रोटी सब्जी बनाऊंगी, जो गीता भाभी इतने सालों तक करती आई हैं। और मेरे सारे काम गीता भाभी के जिम्मे हैं। खाना मैंने आज का बना दिया है, चौका लगाना अब भाभी की जिम्मेदारी है। रात को अगर रोटी समय से बनानी हो तो मुझे आटा पीस कर दे दीजिएगा। भाभी मुन्ना के स्कूल के कपड़े आज धुले नहीं हैं, मशीन अब चलाएंगी, तब भी शाम तक कपड़े सूखेंगे, फिर प्रेस वाले को भी देने होंगे। अच्छा होगा जाकर वह मशीन भी चला ही दीजिए। गर्मी का मौसम चल रहा है, घर में धूल भी बहुत हो रही है। कल तो मैंने डस्टिंग कर दी थी, लेकिन अब से ये जिम्मेदारी भी भाभी आपकी ही है। वैसे भी इन कामों में थकान तो होती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई। गीता और उसकी सास वहीं खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। घर के किसी भी आदमी ने सुनीता का विरोध नहीं करा, क्योंकि जानते थे सुनीता आज सही थी, गलती तो उन दोनों की थी। सुनीता के आने से पहले दोनों मिलकर जो काम करती थी, वह सारा काम अकेली सुनीता पर डाल दिया। उसके भोले और सरल व्यवहार को दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत भुनाया। दोनों सास बहू को समझ में आ गया था सुनीता के काम को दोयम दर्जे का समझकर उन्होंने हमेशा उसका फ़ायदा उठाया, कभी उसके काम की इज्जत नहीं करी। मेहमान के सामने भी उसे कभी इज्जत नहीं दी जाती थी। हमेशा यही बताया जाता है कि सारी तैयारी गीता ने करी है, जबकि हकीकत दोनों जानती थी। घर जो आज इतने अच्छे से प्रबंधित चल रहा है, सब सुनीता के परिश्रम की वजह से ही है। कभी अपने चेहरे पर उसने उफ तक नहीं करी। आज जब उसके शरीर को आराम की ज़रूरत है तो दोनों को इतनी दिक्कत हो रही है। जो काम सुनीता रोज़ हंसते मुस्कुराते कर दिया करती थी, गीता उसी काम को रोज़ झल्लाते हुए तथा घर में सीन क्रिएट करके करने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। आखिरकार बिमला जी को घर की दोनों बहुओं में बराबर बराबर की जिम्मेदारी बांटनी ही पड़ी, और सुनीता को भी। ऐसे दोगलेपन में एक बहू जहां रसोई की कार्य में पारंगत होती ही जाती है, वही दूसरी बहू की इज्जत घटती ही जाती है। या तो सास शुरू से ही घर की सभी बहुओं में बराबर का काम बांटे, नहीं तो फिर सुनीता जैसी बहू को किसी न किसी दिन अपना ऐसा अवतार दिखाना ही पड़ता है। उसके हिस्से की इज्जत देनी पड़ी। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा गया है कि रसोई का काम करने वाली बहू को ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, और जो बहू घर के बाकी प्रबंधन का काम करती रहती है, उसके काम का तो कोई मूल्य ही नहीं आंकता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।